नई सरकार गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक बनाया है। पर्यवेक्षक बनाने को लेकर यह बयान आया। 14 अप्रैल को बिहार आएंगे शिवराज सिंह चौहान। विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेंगे। विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं तो कार्यकर्ता हूं, जो भी दायित्व मिलता है उसे निभाने की जिम्मेदारी, उस काम को पूरा करता हूं, कर्तव्य है मेरा। मैं 14 अप्रैल को बिहार आऊंगा। तो बड़ी खबर, नई सरकार गठन को लेकर लगातार सियासी हलचल तेज है। बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक बनाया। पर्यवेक्षक बनाने को लेकर यह बड़ा बयान। 14 अप्रैल को बिहार आएंगे शिवराज सिंह चौहान। विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेंगे। विधायक दल के नेता का चयन होगा, चुनाव होगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मैं तो कार्यकर्ता हूं, जो भी दायित्व मिलता है, जो भी जिम्मेदारी मिलती है, उसके साथ काम करता हूं, कर्तव्य है मेरा। मैं 14 अप्रैल को बिहार आऊंगा। मैं तो कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता के नाते जो भी काम मिलता है उसको पूरी ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ करना, ये मेरा कर्तव्य है। तो जो भी दायित्व पार्टी देती है 14 को। और पटना से बड़ी खबर मिल रही, 14 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। 11 बजे मुख्य सचिवालय में यह बैठक होगी। बैठक से पहले बाबा साहेब को नमन किया जाएगा। 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। सीएम नीतीश कुमार श्रद्धांजलि देंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बैठक के बाद सीएम पद से इस्तीफा देंगे नीतीश। 14 अप्रैल को एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। 15 अप्रैल को सरकार का शपथ ग्रहण होगा, नई सरकार का यह शपथ ग्रहण। तो बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर, 14 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक 11 बजे मुख्य सचिवालय में यह बैठक होगी। बैठक से पहले बाबा साहेब को नमन किया जाएगा, क्योंकि 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती होती है। सीएम नीतीश कुमार श्रद्धांजलि देंगे। और सूत्रों के हवाले से जो महत्वपूर्ण खबर है, बैठक के बाद सीएम पद से इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार। अब बिहार में नई सरकार, बस थोड़ा सा इंतजार, और इसी इंतजार का मजा पूरा बिहार, पूरा देश की सियासत में दिलचस्पी रखने वाले ले रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार अब कुछ ही दिन और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे। ऐसे में नई सरकार के गठन को लेकर बिहार के सियासी गलियारों में हलचल तेज है। देर रात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अमित शाह के आवास पर जाकर मुलाकात की। तो आज पटना में एक बार फिर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। उनके आवास पर यह मुलाकात हुई है। 13 अप्रैल को खरमास खत्म हो रहा है। 14 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। और सूत्र हमें बता रहे हैं कि इसी दिन मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा देंगे। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि नीतीश कुमार के इस्तीफे के अगले ही दिन, यानी 15 अप्रैल को बिहार में नई सरकार का गठन होगा और नए मुख्यमंत्री कुछ मंत्रियों के साथ शपथ ले सकते हैं। तो 14 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की बैठक होगी और यह नीतीश कुमार की आखिरी बैठक होगी। 11 बजे मुख्य सचिवालय में यह बैठक होगी। 14 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की बैठक, और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि 14 को ही इस्तीफा हो जाएगा। 11 बजे मुख्य सचिवालय में यह बैठक शुरू होगी और इसके बाद जो सूत्रों के हवाले से खबर है, नीतीश कुमार इसी दिन इस्तीफा दे देंगे। बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। फिर उसके बाद एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक होगी। एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा और 15 को आते हैं, कल भी आए थे, आज भी आए थे। आप सब लोग को मालूम है कि अब नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो स्वाभाविक सर, मंत्रिमंडल को लेकर के भी चर्चाएं हुई है क्या? नहीं, अभी मंत्रिमंडल को लेकर कोई चर्चा नहीं। सर, नई सरकार का गठन कब तक हो जाएगा? हो जाएगा, आप सब लोग को मालूम है। अब यही कहेंगे कि चंद दिनों का इंतजार है, कर लीजिए सब्र से। नीतीश कुमार कब इस्तीफा देने जा रहे हैं राजभवन? नीतीश कुमार भी, अब तो सब कुछ टाइमलाइन आप लोग को पता चल जाएगा जल्दी। खाली मुख्यमंत्री सर, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर के अभी कौन होगा? सर, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के अभी तक सहमति नहीं बन पाई है क्या? सहमति, इसमें सहमति कौन किससे पूछ रहा है? ये तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। और इस मायने में भारतीय जनता पार्टी की अपनी प्रक्रिया होती है।
उनकी अनुशंसा पर एनडीए के विधायक दल नेता चुनेगा। मुख्यमंत्री तो वही बनेगा जिसको एनडीए के सारे विधायक मिल के नेता चुनेंगे, और इसमें भाजपा की अहम भूमिका है। अब वो लोग तय करके बताएंगे, फिर एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी, उसमें विचार करके फिर जो जिसको नेता चुना जाएगा वो मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार आखिरी कैबिनेट जो मंगलवार होने वाला है वो करेंगे कैबिनेट होने की संभावना तो है, लेकिन अभी तय सब कुछ नहीं हुआ। और पटना बीजेपी कार्यालय में अंबेडकर जयंती को लेकर प्रेस वार्ता की गई। मंत्री लखेंद्र पासवान ने जानकारी दी है कि भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को पूरे देश में बड़े स्तर पर मनाई जाएगी। बीजेपी बूथ स्तर से लेकर राज्य स्तर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी और देश भर में लगभग 20 दिनों तक जयंती समारोह मनाया जाएगा। इसके तहत अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की ओर से पटना के बापू सभागार में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री के शामिल होने की संभावना जताई गई है। 14 अप्रैल के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बड़े धूमधाम से पूरी भारतीय अनुसूचित जाति मोर्चा नहीं, पूरे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मनाई जाएगी। और उस दिन लगातार उसी दिन नहीं, 14 अप्रैल के पहले भी एक दिन पूर्व संध्या पर 13 अप्रैल के भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जहां जहां पूरे बिहार के अंदर प्रतिमाएं हैं, उस प्रतिमाओं को सजाना, दीपोत्सव करना, कई कार्यक्रम है ही। लेकिन 13 अप्रैल के ही पटना के बापू सभागार में एक सरकारी कार्यक्रम भी मेरा है। और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आप अपने घर में बिजली भी जला सकेंगे और रुपया भी कमा सकेंगे। नगर निगम से अप्रूवल होने के बाद गांव शहर के हर मोहल्ले में कंपनियों की तरफ से कैंप भी लगाया जा रहा है। इन कैंपों के माध्यम से लोगों को इंस्टॉलमेंट और इसे इंस्टॉल करने के लिए सरकारी बैंकों से लोन लेने से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। बिजली के महंगे टैरिफ के बीच अब सौर ऊर्जा से आप बिजली भी जला सकते हैं और रुपया भी कमा सकते हैं। नगर निगम के अप्रूव इस तरह का कैंप वार्ड वाइज लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत इस तरह का कैंप लगाया जा रहा है और लोग इस कैंप के माध्यम से जो सौर ऊर्जा से जुड़े जानकारी ले रहे हैं। हमारे साथ जो कंपनी के प्रतिनिधि बात कर रहे थे, क्या सिस्टम है, किस तरह से आपको इंस्टॉल करते, क्या ये प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें गवर्नमेंट सोलर लगाने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। ये लगाने से आपका ये फायदा होगा, अगर आपका बिजली का बिल अधिक आ रहा है या तो वो कम हो जाएगा या तो वो शून्य हो जाएगा। मैं विक्रम कुमार शाह, असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर, लालसन एनर्जी पावर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। इस तरह का जो कैंप लग रहा है कितना जरूरी है आज के दिन में सौर ऊर्जा का? बहुत जरूरी है, इसलिए बिजली जो है बहुत महंगा हो गया। बिजली बहुत महंगा हो गया, बशर्ते 125 यूनिट जो है दे रहा है फ्री, लेकिन वो जो है कुछ नहीं है। जिसका छोटा छोटा घर है उसका तो चल जाएगा, जो बड़ा घर है उसके लिए तो एकदम अति जरूरी है ये सोलर। अच्छा, तो ये सरकार को सोलर में रियायत भी दे रहा है, ये किस तरह से देखते हैं, कितना लाभजनक है ये योजना? बहुत लाभदायक है। आपको जानकारी जानकारी लेना है, जानकारी जो लिए उससे हम संतुष्ट हो गए कि 25 साल की जो है गारंटी और वारंटी दे रहा है। ये हम क्वेश्चन किए थे कि मान लिया आप लगा दीजिए, उसके बाद फिर हम उससे मैं खराब हुआ तो कहाँ जाने, तो उसने कहा कि नहीं मेरी कंपनी यहाँ है, आप कंप्लेन मारिए और जो है। मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। तो देखिए जो हर वार्ड में इस तरह कैंप लगाया जा रहा है, लोग कमोबस इस तरह के कैंप में पहुंचकर जानकारी ले रहे हैं और जो अपने सवाल है, जो क्वेरी है, उसे पूरा करते हुए संतुष्ट भी देंगे। इसी तौर पर जिस तरह से सौर ऊर्जा का दौर आ रहा है, ऐसे में सुदूर इलाके तक भी इस तरह का कैंप बेहद लाभजनक है और लोग इसे बखूबी वरदान समझ रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। फरियादियों की फरियाद अगर थाना स्तर पर नहीं सुनी जाएगी तो पुलिस मुख्यालय वैसे थानेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। इसके लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर पटना समेत पूरे बिहार में प्रमुख स्थानों पर पुलिस पोर्टल का होर्डिंग लगाया जा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से आमजनों को बताया जा रहा है कि अगर थाना स्तर पर अपनी शिकायतें नहीं सुनी जा रही तो इस पोर्टल के जरिए आप अपनी बात मुख्यालय तक पहुंचा सकते हैं।
और अब बात करेंगे लॉ एंड ऑर्डर की। अब बिहार में राजनीतिक हलचल के बीच जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गोपालगंज पुलिस ने कुचायकोट विधानसभा के विधायक अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे, उनके भाई सतीश पांडे और सीए राहुल तिवारी के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट ले लिया है। एसपी विनय तिवारी ने विधायक और उनके भाई की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 2 टीमों को रवाना कर दिया। एसपी के मुताबिक कुचायकोट थाना क्षेत्र के बेलवा गांव में भूमाफियाओं द्वारा जमीन कब्जाने और उन्हें संरक्षण देने के आरोपों में विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। उनके संभावित ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही है। फिलहाल पुलिस दबिश के कारण विधायक और उनके भाई भूमिगत हो गए हैं। हलचल के बीच गोपालगंज के जेडीयू विधायक बाहुबली अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे और उनके भाई कुख्यात सतीश पांडे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। गोपालगंज पुलिस ने विधायक अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे, उनके भाई सतीश पांडे और सीए राहुल तिवारी के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट ले लिया है और इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 2 टीमें इस वक्त रवाना की गई है। गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी इस पूरे केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गोपालगंज पुलिस ने कुचायकोट थाने में भू माफियाओं के विरुद्ध एक एफआईआर को दर्ज किया था और ये एफआईआर मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमराव गांव के रहने वाले जितेंद्र कुमार राय के बयान पर दर्ज की गई थी और इस कांड में 4 भू माफियाओं की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद विधायक अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे का भी इस केस में नाम सामने आया और अब गोपालगंज पुलिस ने इस पूरे मामले में कोर्ट से गैर जमानतीय वारंट ले लिया है और इस वक्त गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 2 टीमें रवाना की गई है। हालांकि विधायक, उनके भाई और राहुल तिवारी पुलिस की दबिश की वजह से भूमिगत बताए जा रहे हैं। एसपी विनय तिवारी ने कहा कि जल्द ही इन दोनों की गिरफ्तारी की जाएगी और इनके साथ जो सीए है राहुल तिवारी, उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इस वक्त गोपालगंज पुलिस संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है और इनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश बढ़ा रही है। देखना होगा कि गोपालगंज पुलिस इस पूरे मामले में कब तक जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे, इनके भाई सतीश पांडे और फरार सीए राहुल तिवारी की गिरफ्तारी कर पाती है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां एक किराना कारोबारी की बदमाशों ने गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। बताया जा रहा है कि घटना मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के कुरसाहा इलाके की है। मिली जानकारी के मुताबिक जख्मी युवक किसी काम से मोहनपुर प्रखंड के पत्थर घाट गया। वहीं से लौटने के दौरान अपराधियों ने उसे निशाना बनाते हुए गोली चला दी। युवक को प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत को देखते हुए उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल गोलीबारी के पीछे के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। वाला रास्ता में कुर्सेला, अच्छा, वहीं पर गए, हमको फोन किया दोस्त का, फोन किए तो गए वहाँ रास्ता में, इसको गोली वोली मार लिया था, गए तो वहीं बेहोश पड़ल था। पब्लिक सब देख रहा था, वहाँ उठा के इसको सदर अस्पताल ले गए, वहाँ से समस्तीपुर रेफर कर दिया। बड़ी खबर सासाराम से, जहां ट्रैक्टर ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंद दिया, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। देवर, भाभी और भतीजी की मौत के बाद परिजनों में मातम पसरा हुआ। घटना नगर थाना क्षेत्र के बढ़ैया बाग की है। बताया जा रहा है कि तीनों श्राद्ध में शामिल होने जा रहे थे। घटना के बाद ट्रैक्टर का ड्राइवर मौके से निकल गया, लेकिन ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है। वहीं ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए उसकी छापेमारी की जा रही है। अब तो आ रहे हैं हम लोग। मैंने क्या पता चला आप लोग को, क्या सूचना मिला? सूचना मिला कि मैंने डेथ हो गए, मैंने एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, कैसे से लगा है, कुछ पता चला है क्या? कुछ अभी तो पता नहीं चला है। अच्छा, क्या नाम है लोगों का, कहाँ कुछ पता चला है क्या? लोग बताएंगे ना, हम लोग थाना में बताएंगे। अच्छा, कितने लोग की मौत है सर? 3 लोग हैं। 3 लोग। कौन कौन? एक पुरुष है, एक बच्चा है और एक महिला। और गोपालगंज में तापमान बढ़ने के साथ सर्पदंश की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। बीते 24 घंटे में जहरीले सांपों के काटने से 13 लोग अचेत हो गए। सभी को अलग अलग इलाकों से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों के अनुसार कई लोग झाड़ फूंक के चक्कर में पकड़कर इलाज में देरी कर रहे हैं, जिससे हालत बिगड़ रही है। सिविल सर्जन ने लोगों से तत्काल अस्पताल में इलाज कराने की अपील की है। गोपालगंज में गर्मी का मौसम शुरू होते ही जहरीले सांपों का कहर भी शुरू हो गया है। बीते 24 घंटे में अलग अलग इलाकों में जहरीले सांपों के डसने से 13 लोग
जख्मी हो गए, जिन्हें सदर अस्पताल के अलावा अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। और इनमें एक रसेल वाइपर सांप ने भी एक युवक को डस लिया है, जिसे गंभीर हालत में सदर अस्पताल लाया गया है। लोगों ने सांप का वीडियो भी बनाया है, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। जिस तरीके से ग्रामीण इलाकों में लगातार सांपों का कहर बढ़ रहा है, उससे लोग परेशान हैं। परिवार के सदस्य भी इनसे ही बात कर रहे हैं। कैसे सांप डस लिया? गेहूँ बांध रहे थे और गेहूँ को ऐसे उलाटा तलब पीछे से वो सांप काट लिया। पहचान पाए कौन सांप था? देख पाए? हाँ, वीडियो बनाया है। कौन सांप था? रसल वाइपर। हाँ। अभी क्या स्थिति है? अभी ठीक है, अभी मतलब बहुत पहले से बढ़िया है। तो आप लोग झाड़फूक भी कराए के डायरेक्ट अस्पताल आए? नहीं, पहले वो जड़ी उड़ी उधर सटाए थे लोग, लेकिन हम गए तो लेकर इधर आए अस्पताल में इलाज पर विश्वास किया। हाँ। क्या नाम है आपका? मनोज यादव। तो कई ऐसे परिवार हैं जो पहले झाड़फूक करा रहे हैं, उसके बाद अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने ऐसे लोगों से अपील किया है और कहा है कि जब सांप डसे तो झाड़फूक कराने और तांत्रिक के चक्कर में न फंसे, तत्काल उन्हें स्थानीय सरकारी अस्पताल में पहुंचाएं और इलाज कराएं। सांप डसने से संबंधित मरीजों की इलाज से उनकी जान बचाई जा सकती है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और अब बात देश विदेश की खबरों की। और बड़ी खबर ईरान से, जहां गिरफ्तारी अभियान चलाया जा रहा है। अमेरिकी इजराइल के जासूसों पर कार्रवाई की जा रही है। 50 मददगारों को गिरफ्तार किया गया। अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर, अमेरिका ईरान के बीच जो वार्ता हो रही थी वो फेल हो गई है। बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अब ईरान में गिरफ्तारी अभियान चलाया जा रहा है। अमेरिका इजराइल के जासूसों पर यह कार्रवाई, 50 मददगारों को गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर, अमेरिका ईरान के बीच वार्ता फेल हो गई है। पूरे 21 घंटे तक चली वो मैराथन बैठक, जिसमें दुनिया की उम्मीद थी कि बारूद की गंध की वजह से शांति की हवा चलेगी, लेकिन नतीजा सिफर। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर को लेकर हुई ये अहम बातचीत बेनतीजा खत्म हो गई है। इस्लामाबाद में हुई इस हाई वोल्टेज बातचीत का अंत उस वक्त हुआ जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सिर्फ 3 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी कहानी समेट दी और सीधे सीधे ठीकरा ईरान के सिर पर फोड़ा। वेंस ने साफ कहा है कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर लगाम लगाने को तैयार नहीं है तो बातचीत का कोई मतलब नहीं। यानी संकेत साफ है कि अब शर्तें कड़ी हैं और रास्ता बेहद मुश्किल। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ बातचीत की नाकामी है या फिर किसी बड़े टकराव की शुरुआत। सीज फायर की डेडलाइन 22 अप्रैल तय है, लेकिन जिस तरह से बातचीत पटरी से उतरी है उससे खतरे की घंटी साफ सुनाई दे रही है। तो सवाल यही है कि क्या डेडलाइन से पहले ही मिसाइलें फिर गरजेंगी? क्या कूटनीति की टेबल पर अब जंग के मैदान में बदलने वाली है? और क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर आग के दरिया में कूदने जा रहा है? और वार्ता फेल होने पर ट्रंप की ईरान को बड़ी धमकी है। अगर ईरान नहीं झुकेगा तो इसका इलाज है। अमेरिका के पास ट्रंप कार्ड मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं। तो वार्ता फेल होने पर ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को बड़ी धमकी दी है। अगर ईरान नहीं झुकेगा तो इसका इलाज भी है। अमेरिका के पास ट्रंप कार्ड है और ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। तो ईरान से वार्ता फेल होने के बाद एक्शन में यूएस आर्मी। इजराइल में उतरे अमेरिकी सेना के बड़े जंगी जहाज। इजराइल के एयरपोर्ट पर यूएस जंगी जहाजों की लैंडिंग, तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ईरान से इधर वार्ता फेल हुई, उसके बाद यूएस आर्मी एक्शन में आ गई। इजराइल में अमेरिकी सेना के बड़े जंगी जहाज उतरे हैं। इजराइल के एयरपोर्ट पर यूएस जंगी जहाजों की लैंडिंग हुई है। 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बातचीत नाकाम, पहली तस्वीर। परमाणु करार पर बड़ी रार। जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि 3 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई और ईरान अगर परमाणु जो समझौता है उस पर करार करने को तैयार नहीं है तो फिर इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं है। और उसके बाद लेबनान में यह हमला और
हारमोश पर जो विवाद है उस पर भी अभी बात नहीं हुई है। 4 तस्वीर ये पूरे घटनाक्रम की गवाही दे रही है। और बात खेल जगत की। आज सुपर संडे है और आज सुपर संडे में 2 मुकाबले खेले जा रहे हैं। पहला मुकाबला लखनऊ बनाम जीटी यानी कि गुजरात टाइटंस, दूसरा मुंबई और आरसीबी के बीच में मुकाबला होगा। सीएसके को 2026 की पहली जीत मिली है। 18 करोड़ के गेंदबाजों की एंट्री जल्द होगी। केकेआर के तेज गेंदबाज पथराना अब फिट हैं। आज सुपर संडे यानी मनोरंजन का डबल डोज। अब मैदान पर 4 दिग्गज टीमें आमने सामने होंगी। दोपहर के मुकाबले में ऋषभ पंत की नवाबों की टोली यानी लखनऊ सुपर जायंट्स और शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस से लोहा ले रही है। वहीं शाम को क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव मुकाबला होने जा रहा है, जहां मुंबई इंडियंस के सामने होगी आरसीबी। वहीं अंक तालिका की लड़ाई अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। तो आईपीएल 2026 में कल का दिन ऐतिहासिक रहा, जहां एक तरफ संजू के बल्ले से पहली बार आग निकली है, विपक्षी गेंदबाज पानी मांगते नजर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ येलो आर्मी यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी बादशाहत एक बार फिर साबित कर दी है। संजू सैमसंग ने महज 56 गेंदों में 115 रनों की ऐसी पारी खेली जिसने क्रिकेट पंडितों को भी हैरान कर दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने पिछले मुकाबले में क्लिनिकल परफॉर्मेंस देते हुए जीत की पटरी पर वापसी कर ली है। खबर मनोरंजन जगत से। और मशहूर गायिका आशा भोसले का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। मुंबई के निजी अस्पताल में यह निधन हुआ है। संगीत जगत को यह अपूर्णीय क्षति आज हुई। 20 से ज्यादा भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं। लगभग 12,000 से ज्यादा गाने आशा भोसले ने गाए। ये भारत की मशहूर गायिका आशा भोसले का आज निधन हो गया। दुख की खबर। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। मुंबई के निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। संक्रमण से वो पीड़ित थी और बताया जा रहा है कि आज उनका निधन हो गया। संगीत जगत को यह अपूर्णीय क्षति है। 20 से ज्यादा भाषाओं में उन्होंने गाने गाए और लगभग 12,000 से ज्यादा गाने गाकर उन्होंने कई अवार्ड्स भी जीते। तो आशा भोसले अब इस दुनिया में नहीं है। उनका जाना एक युग का अंत है। 12,000 से ज्यादा गाने उन्होंने अपनी भाषा में गाए। आशा ताई के नाम से वो विख्यात थी, विश्व प्रसिद्ध थी। 1943 में मराठी फिल्मों में उन्होंने अपना पहला गाना गाया था। 5 दशकों से ज्यादा समय तक उन्होंने संगीत जगत पर राज किया है। 20 से ज्यादा भाषाओं में उन्होंने गाने गाए, जो कि एक रिकॉर्ड है। लगभग 12,000 से ज्यादा गानों में उन्होंने अपनी आवाज दी और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनके नाम ये रिकॉर्ड दर्ज हुआ।